हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 2026 जहाँ पर हम लोग तुम्हारे 12th कॉमर्स के मैथ्स के सारे बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर जा रहे हैं हम लोग। मतलब अभी हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2020 से लेके 2025 तक के यानी टोटल 6 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में तुम्हें सॉल्व कराया है। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में तुम्हें सिर्फ 2020 से लेके 2024 तक के ही क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलेंगे। तो पैनिक मत करना कि 2025 का क्वेश्चन कहाँ पर है। इस वीडियो के एकदम एंड में मैंने 2025 के क्वेश्चन पेपर्स को ऐड किया है। ठीक है, 2025 में 2 पेपर हुए थे, एक फैब में हुआ था और एक जुलाई में हुआ था। वो दोनों ही पेपर मैंने एंडिंग में सॉल्व कराए क्योंकि 2020 से 2024 में ऑलरेडी बना चुका था वीडियो, तो 25 वाला हमने क्या कर दिया, लास्ट में डाल दिया है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 4th लेक्चर ऑफ PYQ सीरीज जहां हम लोग पिछले 5 साल यानी 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स हुए उसमें 12th कॉमर्स के मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। और ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और ये हमारा 4th लेक्चर है जहां पे हम लोग 4 चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथ्स 1 का 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा 2020 से और 2024 तक के सारे पेपर्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़, ये जो वीडियो होगा ये टॉपिक वाइज मैनर में होने वाला है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने 2020 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर 2021 किया, फिर 2022, ऐसे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस को जो भी इस चैप्टर से पूछे गए थे पिछले 5 साल में उसको सेग्रीगेट कर दिया है बेस्ड अपॉन टॉपिक्स। तो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे कि पहले ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इससे तुम्हारा बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि यार कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। और सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिख दिया है बट मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, और मैं तुम लोगों को टॉपिक अभी लिख के बता देता हूँ। अ टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मार्कर मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, वेट थोड़ा सा मार्कर को हम लोग थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि हमारे सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज था जहाँ पे इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस चैप्टर से, उससे अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक से, विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2020 में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालो, और हमें एक फंक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर लिखकर, और हमें बताए कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ऐसे सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, आई विल रिकमेंड कि पहले चैप्टर पढ़ो फिर इस वीडियो पे आओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर तुम लोग डायरेक्टली ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा भी आइडिया तुम लोगों को इस चैप्टर का पहले से होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को एक फंक्शन दिया होता है, बोला होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, और बोलता है एक्स की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले उस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या दिया, 3x² माइनस 15x प्लस 9। सेकेंड स्टेप इज इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर इसका देखो, जैसे ही तुम लोग fx का डेरिवेटिव लोगे f' आ जाएगा। तो f' यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका डेरिवेटिव होगा। तो 3x² का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा, 3 कॉन्स्टेंट है पर x² के साथ है। जब कॉन्स्टेंट किसी x के टर्म के साथ होता है तो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो 3 को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेंगे, x² का, जो कि होता है 2x। ठीक है, माइनस 15 x के साथ है इसलिए उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1।
9 एक कांस्टेंट है पर अकेला, और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x माइनस 15 1 ज़ा 15, और 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। एक बार इतना निकल जाए उसके बाद लिखो बट गिवन फंक्शन, हम लोग बोलेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है इज डिक्रीजिंग, वो तो डिक्रीजिंग है, और क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन की खासियत ये होती है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0 होती है। तो हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर मेरा जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी 6x माइनस 15, तो लिख देते 6x माइनस 15 लेस देन 0 होगा। अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस 15 को वहाँ पर भेज दो, तो 6x लेस देन माइनस 15 वहाँ पे जाके कितना हो गया प्लस 15, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर भेज दो, तो x लेस देन 15 डिवाइड बाय 6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल ली, कंडीशन था डिक्रीजिंग इसलिए लेस देन 0 लिया। सेम सॉल्व करते, अगर इंक्रीजिंग दिया होता तो बस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता और बाकी सब कुछ सेम ही हो जाता। समझ में आया तुम लोगों को? चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा एक टेक्सचर में चेंज कर लेता हूँ पीछे, ताकि अपने को ज़्यादा लाइंस मिले सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्च 2022 में, सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला टॉपिक जब आएगा तो बता दूंगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, जहाँ पे x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है, a और b के बीच में लाई करती है, देन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो fx होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द इंटरवल a b। अब ये क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, तो हमें सिंपल ये बताना है कि अगर f डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा? गलत है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन यहाँ पे तो दिया ग्रेटर देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये क्या है? फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेन वैसा ही सेम क्वेश्चन है, लिखा है फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। एक फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जाएगा इफ, अगर यहाँ पे देखो नीचे कंडीशंस दे रखी है, ये सारी कंडीशन में तुम लोगों को ऑलरेडी जब मैंने वीडियोस ली थी, अभी वन शॉट लिया था उसमें भी पढ़ाया था। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, डिक्रीजिंग जब लेस देन 0 होता है। तो ढूंढते हैं, इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 हाँ, दिस इज आवर आंसर। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया तुम लोगों को? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे ये। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम टॉपिक से एक क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पूछा गया था, लिखा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट, कि हम लोगों को x यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, कोई सामान बना रहे हैं हम लोग, और कितना बनाएंगे उसको हम लोग? x यूनिट्स बनाएंगे हम लोग उस सामान का। लिखा है लेबर कॉस्ट इज दिस मच, उसका लेबर कॉस्ट कितना है? इतना है, लेबर में जितना कॉस्ट लगेगा जो हम लोग मजदूरों को देंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज दिस, उसको प्रोसेस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? इतना। और फिर बोला जाता है कि प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज दिस, हम लोगों को हर एक यूनिट का प्राइस इतना बोला गया। मतलब हम लोग सामान बहुत सारे बनाएंगे ना, तो पर आइटम कितने में बिकेगा? इतने रुपए में बिकेगा। और बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। और नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, दूसरा है रेवेन्यू इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज वाइज देखो तो लास्ट वाला एक्सरसाइज जो है 4.4 वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक को कंबाइन कर दिया किसके साथ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। लेकिन बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक का ही क्वेश्चन है ये। हम इसमें करेंगे क्या मालूम है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। देखो क्वेश्चन तो ये सेम है जो हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया। एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया गया जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन फंक्शन नहीं दिया है, उसमें फंक्शन दिया होता है। देखो कहीं पे फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। हमें पहले एफ एक्स यानी फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या होगा? इज डिक्रीजिंग। कौन डिक्रीजिंग? टोटल कॉस्ट। तो फंक्शन क्या हमारा? टोटल कॉस्ट। अच्छा टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? सारे कॉस्ट को जोड़ दो, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। कौन कौन से कॉस्ट है? लेबर कॉस्ट दिया और प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर दोनों की वैल्यूज पता है, चलो देखते हैं। लेबर कॉस्ट कितना है? 150 माइनस 4x, तो एक ब्रैकेट में लिख दो 150 माइनस 4x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिख दो एक्स स्क्वायर। फिर ब्रैकेट ओपन कर देते तो 150
-4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिखते हैं ना जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो कभी भी पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म आता है, फिर 150, कुछ नहीं लेफ्ट में यानी प्लस, तो प्लस 150 एंड दिस इज माई एफ एक्स, यानी दिस इज माई फंक्शन। अब मुझे फंक्शन मिल चुका है और मुझे पता है फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था, तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4 एक्स के साथ है इसलिए 4 एज इट इज आएगा, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 150 कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x, 4 1 जा 4, 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता लिखने का, ये मिल गया हमारा डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग लिखेंगे बट हमें बताया गया था कि गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लिखा था ना टोटल कॉस्ट क्या है, डिक्रीजिंग है, और क्योंकि डिक्रीजिंग है इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4 लेस देन 0, -4 को वहाँ पे भेज दो, 2x लेस देन 4, 2 को वहाँ पे भेज दो तो 2 जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करके 2 आ जाएगा, तो आंसर इज x लेस देन 2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, इसी में बी वाला जो दे रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी पे ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे। तो बी इज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और क्या बोला, फंक्शन हमें खुद निकालना पड़ेगा पहले क्योंकि दिया नहीं है। तो फंक्शन क्या है, क्या इंक्रीजिंग है, रेवेन्यू, तो फंक्शन इज रेवेन्यू। अब फटाफट से रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो। रेवेन्यू मतलब टोटल पैसा जो एक कंपनी कमा रही है। तो कंपनी कैसे कमाती है, कंपनी सामान बेचती है, हर यूनिट जो बिकता है उसके बदले में कस्टमर से कुछ पैसे लेते हैं। मालूम मैं समोसे बेच रहा हूँ, हर एक समोसा जो मैं बेचूंगा उसके ऊपर पैसे लूँगा। मैंने बेचे 20 समोसे, एक समोसा 10 रुपये का था, तो टोटल कितना 20 to 10 200 ये मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस पर यूनिट, कि मैं हर एक यूनिट का, हर एक सामान जो मैं बेच रहा हूँ उसका कितना पैसा ले रहा हूँ, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और मैंने कितने यूनिट्स बेचे, यही मेरा रेवेन्यू होता है। तो चलो देखते हैं, ये दोनों हम लोगों को दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो देखो प्राइस पर यूनिट किधर है, ये रहा 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ 10,800 माइनस 4x का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ यूनिट x, हमें क्वेश्चन में लिख के दिया था x यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए गए, तो x यूनिट्स, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि ये जो x है ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10,800 x माइनस, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर था, हो गया x का क्यूब, दिस इज माई फंक्शन, मिल गया फंक्शन। अब नॉर्मल वे हम लोगों को पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा एफ डैश एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है पर एक्स के साथ है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, और एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर 4 एज इट इज क्योंकि एक्स क्यूब के साथ है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 10,800 1 से मल्टीप्लाई करके वही हो जाएगा, 4 3 जा 12 x का स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को पता है ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लिखेंगे बट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग है, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग है इसीलिए एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई थी 10,800 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ, ये माइनस में क्यों है, x प्लस में होना चाहिए, तो माइनस 2x स्क्वायर को वहाँ पे भेज देता हूँ, तो 10,800 ग्रेटर देन वो वहाँ पे जाके हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब वो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ले लेता हूँ, तो 10,800 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पहले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और आगे 2 0, तो 5,400 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5,400 ग्रेटर देन x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, उल्टा है ना, x यहाँ पर होना चाहिए,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा, वहाँ पे लिखा 5400। इस बार ध्यान रखना कि वो जो सिंबल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिखा था तो यहाँ पे भी ऐसा लिख दो, नो, ये तो चेंज हो गया। चेंज नहीं होना चाहिए का मतलब जहाँ पर एक्स था वहाँ पे देखो उसका छोटा मुंह है, और जहाँ पर नंबर है वहाँ पे उसका बड़ा मुंह है। देखो ये जो बड़ा वाला मुंह है ये नंबर के साइड है, छोटा वाला मुंह किसके साइड है, एक्स स्क्वायर के साइड है। तो यहाँ पर भी एक्स के सामने कौन सा आएगा, छोटा वाला मुंह, इसके सामने कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। देखो चेंज नहीं हुआ, इसके साइड ये था, इसके साइड ये है, इसके साइड ये था, इसके साइड ये, समझ में आया तुम लोगों को। ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर मिला हमें लोगों को, एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन सोचो 5400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। 54 के लिए निकाल लेते हैं, आगे 2 0 छोड़ दो, 2 0 स्क्वायर रूट होने के बाद 1 0 बन जाएगा, इतना हम लोगों को पता है। लेकिन 54 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तो 54 को थोड़ा सा फैक्टराइज करते देखते क्या किया जा सकता है। ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स लेस देन, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा हम लोगों का रूट में 5400 ऐसे आ जाएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं एक्स लेस देन रूट में, अब देखो 5400 कैन बी रिटर्न एज 54 इंटू में 100, तो जो हमारा 100 है वो बाहर आके कितना बन जाएगा, 10। तो एक्स लेस देन 10 रूट 54, सिंपल। 54 को देखते हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो 54 इज बेसिकली 2 से डिवाइड किया तो 27, 27 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल 27 इज 2 3 3 3। तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर कौन सा है, रिपीटेड नंबर है 3 और 3, तो ये बाहर आ सकता है। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर एक्स लेस देन 10, 54 को क्या लिख देंगे, 2 3 3 3। अब क्योंकि उसमें 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 2 3 बाहर आके कितने बन जाएंगे, 1 3, अंदर बचेगा 1 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन 10 3 ज़ा 30 रूट, वो कितना हो जाएगा 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को, बस इतना ही हमें करना था। ये थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वरना बाकी क्वेश्चन तो इधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन इज जुलाई 2024 में पूछा गया था, अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो क्या लिखा है यहाँ पर, द कॉस्ट सी फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स आर्टिकल्स इज गिवन दिस। हम लोगों को कॉस्ट दिया हुआ है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट इतनी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, हम लोगों को पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोला है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। और यहाँ पे लिखा है एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, और कंडीशन दे दी है कि एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सेम जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग इसलिए लेस देन 0 लेके सॉल्व कर देंगे। तो चलो देखते हैं, कॉस्ट लिख कर दिया हुआ है, एक्टिविटी है तो आधा तो पहले से किया होगा। फिर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला देखो दिया, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इज कॉस्ट अपॉन में एक्स, तो वो कर दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या वैल्यू आएगी लिखो, तो देखो सिंपल है, कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय एक्स किया है, कॉस्ट क्या रही, ये रही एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 47 एक्स, और इसको डिवाइड कर देंगे जब एक्स से, तो एक्स जो है वो एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सबके साथ जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि, या फिर ऐसा बोल सकते हो ऊपर सब में एक्स है, एक्स को कॉमन ले लो, तो एक्स को कॉमन लिया है, बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा 16 एक्स, यहाँ पे बचा 47, और पूरे में अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक्स को जब सेपरेट करोगे तो भी वही होगा कि एक्स जब इसके साथ आएगा कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके साथ आएगा कटेगा, एक्स बचेगा, इसके साथ आएगा कटेगा तो 47 बचेगा। तो बचने वाला फाइनली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 47 हो गया। 1 मार्क्स मिल गया, एक ब्लैंक फिलअप करने का 1 मार्क्स होता है, तो 1 मार्क्स तो हमें मिल गया। अगला ब्लैंक ये रहा, तो ये क्या किया, डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएट कर दिया है, तो डेरिवेटिव लिखना है। तो देखो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2x, 16 एक्स के साथ है इसलिए 16 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 47 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव भी मिल गया। फिर हमें बोला है कि वी नो डैट सी ए इज डिक्रीजिंग, हमें पता है कि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन, और क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, छोटा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0। फिर हमें लिख कर दिया हुआ है वहाँ पर कि ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या है, 2x माइनस 16 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 16 लेस देन 0, माइनस 16 को वहाँ पे भेज दो,
फिर 2 को वहाँ पे भेज दो तो डिवाइड बाई 2 होके कितना आ जाएगा 8, x लेस देन 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन 8 एंड आवर क्वेश्चन इज ओवर। समझ में आया तुम लोगों को? इतना आसान है, 1 2 3 4 मार्क्स निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दिस इज, अब टॉपिक चेंज हो गया। अभी तक हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे, अब भी टॉपिक चेंज होता है, हम लोग करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, कुछ भी बोलो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर ऑलरेडी अच्छा वेटेज रखता है, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि अ मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स, एक मैन्युफैक्चरर है वो एक्स आइटम सेल कर सकता है एट अ प्राइस ऑफ दिस ईच। देखो ईच का प्राइस यानी प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, और लिखा द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इज दिस, कॉस्ट कितनी लगती है, इतनी। फिर हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें कुछ नहीं लिखा है, हमें बस बोला है कि मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम क्या है, एक्स आइटम, यानी एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, सच डेट जो सेलर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब समझो इस चीज़ को, मैक्सिमम मिनिमा अगर टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो होता क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन होता है और हमें पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, फिर जो डेरिवेटिव आया उसको एक और बार डेरिवेटिव करके निकालना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज हम लोगों को क्या चाहिए, एक फंक्शन, पर यहाँ पे फंक्शन तो गिवन ही नहीं है, तो पहले फंक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट। किस चीज़ को प्रॉफिट, किस चीज़ को मैक्सिमम बोला, प्रॉफिट को, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है इसलिए ये मेरा फंक्शन है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका कोई फॉर्मूला होता होगा ना, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना पैसा कमाया माइनस कॉस्ट कितना खर्च हो गया, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है, लेकिन रेवेन्यू कहीं पर भी नहीं दिया है। तो रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला जो अभी भी लगाए थे थोड़ा टाइम पहले, रेवेन्यू इज प्राइस पर यूनिट, कि हमने पर यूनिट कितने में बेचा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, हमने कितने यूनिट्स बेचे, ठीक है। ये रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया, और आगे माइनस कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो नाउ प्राइस पर यूनिट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है 280 माइनस एक्स, तो लिख देता हूँ 280 माइनस एक्स। नंबर ऑफ यूनिट कितने बिक रहे हैं, एक्स, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, ये रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 35, एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 35। ईजी, हम लोगों का फंक्शन बन रहा है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हो, ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा एक बार इधर भी एक बार इधर भी, तो x इंटू 280 कितना हो जाएगा, 280x माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको रख दो, माइनस वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज़ लिख दो जैसा था। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, चलो, तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ये एक माइनस के बाद है, देखो ये माइनस है उसके बाद है, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार ये प्लस 40x वुड बी माइनस 40x, ये प्लस 35 वुड बी माइनस 35, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यार ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x का स्क्वायर। फिर हम लोगों को दिखाई दे रहा है यार यहाँ पर भी x वाला एक टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, 280x माइनस 40x, तो कितना बचेगा 240x, वो भी प्लस में, क्योंकि ये बड़ा नंबर प्लस में था, तो आ जाएगा प्लस 240x। और फिर हमें दिखाई देता है माइनस 35 लास्ट में बचा, तो हम लिख देंगे माइनस 35। दिस इज आर फंक्शन। हमने सबसे बड़ा पार्ट खत्म कर लिया, मालूम है तुम लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोगों को फंक्शन निकालना होता है, वो निकल गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। आगे का प्रोसेस तुम्हें पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो देखते देखते तुम लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो पहले डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 2, देखो एज इट इज रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x प्लस 240 एज इट इज क्योंकि एक्स के साथ है, एक्स का डेरिवेटिव इज 1,
35 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, सिंपल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 तो -4x, 240 बन जा 240, 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। ये बन गया सिंगल डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव x। देखो डबल डैश क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो यहाँ पर -4 कांस्टेंट है पर x के साथ है, तो एज इट इज x का डेरिवेटिव लिख दिया जाएगा 1। 240 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज 0। तो हमें मिलेगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 तो -4, सिंपल। ये डबल डेरिवेटिव मिल गया, ये सिंगल डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ पे हमें हमारा फंक्शन मिल गया, काम खत्म। ये 3 चीज़ें तुम लोग पहले निकाल लोगे। और इतना निकलने के बाद अब देखो क्या किया जाता है मालूम है, हम लोग पुट करते हैं एफ डैश एक्स, जो सिंगल डेरिवेटिव था, इक्वल्स टू 0। क्या पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या, -4x प्लस 240, तो प्लस 240 इक्वल्स टू 0। प्लस 240 को वहाँ पे भेज देता हूँ, तो -4x, वहाँ पे जाके वो -240, देखो दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा 4x इक्वल्स टू 240। 4 को वहाँ पे भेज दूंगा तो x इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट करो, 4 6 24 0, तो x इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू मिल गई हम लोगों को यहाँ से 60। तो ऐसे देखो एफ डैश एक्स 0 रख के हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी होती है। एक बार ये x की वैल्यू मिल जाए फिर इसको हम लोग पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर। किसके अंदर पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव के अंदर। तो पुट x इक्वल्स टू 60 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम लोगों को मिला था f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना आया था, कुछ तो आया था भूल गया, -4, तो मिला था -4। अब इसमें अगर मैं पुट करूं तो f डबल डेरिवेटिव x की जगह क्या पुट कर दिया हमने 60, और उस साइड -4, और कोई x है ही नहीं पुट करने के लिए। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी यहाँ पे x होता है तो वहाँ पे भी 60 पुट होगा। अभी सिर्फ इधर x था तो इधर 60 लिखा, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है पूरा सॉल्व हो चुका है क्योंकि उस साइड कहीं पर भी x नहीं है। अब मैं देखूंगा यार ये जो डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। और अगर ध्यान से सुनो, अगर f डबल डेरिवेटिव ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमा का केस होता है, मतलब मेरा फंक्शन मिनिमा अटेंड कर रहा है। अगर वो लेस देन 0 आता है तो मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो -4 इज बेसिकली लेस देन 0, मतलब मेरे f डबल डेरिवेटिव 60 डालने के बाद जो वैल्यू आई है लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा का केस। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर में जो मेरा जो फंक्शन है अटेन्स मैक्सिमा, वो क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो भी हमने किया ना कि हमने लिखा एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमा, इतना करने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें पता था ऑलरेडी कि मैक्सिमा अटेंड करेगा। एक सेकंड को, हमें ऑलरेडी पता था कि मैक्सिमा अटेंड करेगा। पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिख कर दिया था कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमें पता था कि एट द एंड जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मैक्सिमा ही आएगा, लेकिन इतना करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमम दिया रहता ना तो यहाँ पे मिनिमा आता, ये पॉजिटिव वैल्यू आती, लेस देन 0 आता, मिनिमा आ जाता, अपने आप ही आ जाता। क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा दिया तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने वैसे ही दिया होगा कि मिनिमा अटेन हो जाए, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, और एक बार इतना हो गया उसके बाद अब तुम फाइनली अपना आंसर लिखोगे जो कि पहले आ चुका था। हाँ, आंसर क्या, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट यानी कि क्या x की वैल्यू निकालनी थी, वो तो यहीं पर मिल चुकी थी, लेकिन इतना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स टू अटेन मैक्सिमम, देखो लिख देता हूं टू अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें नंबर ऑफ यूनिट यानी कि x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 60। काम खत्म हो गया, समझे, इतना सा क्वेश्चन था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, मार्च 2022 में पूछा गया था। लिखा है डिवाइड 20, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। देखो लिखा है डिवाइड 20, एक नंबर है, इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इस नंबर को, सो डैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब इसमें तुम लोगों को पता है कि एट द एंड
एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है लेस देन 0 आ जाएगा, मैक्सिमा 10 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन दिया, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला काम है फंक्शन बनाना है, एफ एक्स बनाना है। लेकिन एफ एक्स कैसे बनाएंगे? लिखा है एक नंबर है 20, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं मान लेता हूँ 20 एक नंबर है, दो पार्ट बनाए, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट टू पार्ट्स ऑफ नंबर 20, या फिर डायरेक्टली 20 लिख देते हैं, 20 बी एक्स एंड वाई। ठीक है, दो पार्ट्स बना लिए एक्स और वाई। अब देखो इसमें एक चीज़ है, जब तुम फंक्शन बनाने जाओगे तो तुम्हारा जो एफ एक्स होगा वो हो जाएगा, एक मिनट रुको टेक्सचर चेंज करते हैं, थोड़े छोटे छोटे लाइंस मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, अब जब तुम फंक्शन बनाने जाओगे तो फंक्शन क्या आएगा? देखो लिखा प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। एफ एक्स आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मतलब समझते हो तुम लोग, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट किसको करना है? जो दो पार्ट्स बना है उनको प्रोडक्ट करना है। दो पार्ट कौन कौन से थे? एक्स और वाई। तो प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू वाई कर दिया हमने। ये फंक्शन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स होना चाहिए, यहाँ पे वाई क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ऐसे वाई को हटाना पड़ेगा। तो दिमाग ये समझो कि जब तुम किसी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, तो मान लो पहला पार्ट तुमने बनाया 1, तो दूसरा पार्ट मतलब 20 रुपया है, 1 रुपया अलग कर दिया तो बचा कितना? 19 रुपया। दूसरा पार्ट ऑब्वियसली कितना होने वाला? 19 होने वाला है। इसको अगर 5 रुपया बनाता तो वो कितना हो जाता? 15। इसको अगर 7 रुपया बनाता तो वो कितना हो जाता? 13। तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? कि वो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, क्योंकि वो दोनों 20 से बने, तो दोनों को जोड़ के कितना आने वाला है? 20 ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि देयरफॉर x और y को ऐड करके हमेशा कितने आने वाला है? 20 आने वाला है। यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, x को वहाँ पे भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सिंपल। अब यहाँ पे वो मैं पुट कर दूंगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस एक्स। अब x मल्टीप्लाई होगा एक बार 20 में तो 20x, x स्क्वायर में मल्टीप्लाई, सॉरी x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फंक्शन। हमें हमारा फंक्शन मिल गया। इतना आसान था, समझा तुम लोगों को? सिर्फ इतना तुम्हें समझना था, फिर प्रोडक्ट करके यहाँ पे फंक्शन निकल गया। इसके आगे का प्रोसेस सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट जो हमने पीछे किया था। हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। 20 कॉन्स्टेंट पर एक्स के साथ, तो एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सॉल्व कर दूंगा अगर तो 20 बन जा 20 माइनस 2x, सिंगल डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। 20 कांस्टेंट और अकेला है तो डेरिवेटिव वुड बी 0, माइनस 2 x के साथ है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। 0 का कोई मतलब नहीं है, बचा माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 1 जा 2 और माइनस तो एज इट इज रहेगा। तो ये मिल गया हम लोगों को डबल डेरिवेटिव। फिर अगला स्टेप क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करो, तो लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स किधर है? ये रहा, 20 माइनस 2x, तो 20 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2x को वहाँ पे भेज दो, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को इधर ले लो तो 20/2 इज इक्वल्स टू x, कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को? 10। सिंपल है, हमारा काम हो गया। देखो x की वैल्यू मिल गई है हम लोगों को, वो दो पार्ट्स निकालने थे, तो दो पार्ट क्या थे? x और y। x मिल गया हम लोगों को 10, y कैसे मिल जाएगा? y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स एंड 20 माइनस 10 यानी कि 10। दोनों मिल गया, जो निकालना था मिल गया, लेकिन 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 बोला था प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन करके बताना पड़ेगा, समझे? वो नेसेसरी है, आंसर यहीं पे लिख के नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 10 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या था हमारा? -2 आया था। कितना आया था? -2। ठीक है, अब इसमें पुट करो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे -2 हमें साफ साफ दिख रहा है, लेस देन 0 है, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन 0 है, देयरफॉर हमारा फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। लेस देन 0 के केस में क्या अटेन करेगा? वो मैक्सिमा अटेन करेगा। काम हो गया हमारा, सिंपल। और अब हम लोग आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमने बता दिया मैक्सिमा का कंडीशन, तो हम लोग आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे 2 पार्ट्स विल बी, वो जो 2 पार्ट्स हमें ढूंढने थे
वो क्या होंगे, पहला x, ऐसे लिख दो, फर्स्ट पार्ट क्या था, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। जो सेकंड पार्ट है वो क्या था, y का फॉर्मूला क्या निकला था, 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू 10 यानी कि 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक वर्डिंग में अगर एक लाइन का आंसर लिख दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक। क्या लिखा है, अ मेटल वायर, एक मेटल का वायर है ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लंबा है, 36 सेंटीमीटर, इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, उसको बेंट करके एक रेक्टेंगल बनाया है। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक मेटल का वायर लिया, उसको बेंट किया ऐसे 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 और बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, सिंपल है। तो बोला फाइंड इट्स डिमेंशन, इसका डिमेंशन बताओ। डिमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, डिमेंशन एक रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, उसका लेंथ और ब्रेथ। देखो डिमेंशन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर शेप के क्या क्या मेजर्स हैं। तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ, अगर एक सर्कल बोला तो उसके लिए रेडियस। तो फिलहाल लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है। व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, देखो ध्यान से सुना, क्या लिखा है, एरिया इज मैक्सिमम, मतलब इतना तुम समझ गए, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। fx जो फंक्शन है वो क्या रहने वाला है, एरिया रहने वाला है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो ये पूरा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे पूछा गया। अभी बहुत ध्यान से, बहुत ट्रिकी है, ध्यान से देखना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x को लेंथ माना, ये x है, ये y है, ठीक है, मान लिया x और y। अब x और y को जोड़ के क्या मिलेगा हमें कैसे पता, तो ध्यान से देखो, हमें लिखा था कि 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जिससे पूरा रेक्टेंगल बना है। मतलब अगर इस पूरे को जोड़ दूँ, इसको 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 इसको, तो पूरा जोड़ के कितना हो जाएगा 36। अच्छा, अगर ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है, हम लोग को पता है। तो सबको अगर मैं जोड़ूँ तो x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y, जोड़ के कितना आने वाला है 36। 2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई, 36, 2 को वहाँ पर भेज दो तो x प्लस वाई, 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 18, हमें मिल गया। x प्लस वाई करने पे कितना आने वाला है, 18 आने वाला, हो गया, पहला 1 मार्क्स मिल गया। फिर आगे देखो क्या दिया, फंक्शन लिखा हुआ है 18x माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे आया, वही लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो लेंथ की वैल्यू ब्रेथ की वैल्यू मल्टीप्लाई क्या मिल गया। एफ डैश एक्स पूछा है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, 18x के साथ है तो 18 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लो 18 माइनस 2x, एक और मार्क्स मिल गया। नीचे आते हैं, लिखा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों को लेना है। तो हमने देखो लेते थे ना, कंसीडर करते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू मिल जाती थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी पूछा है, तो सिंपल तो है। एफ डैश एक्स हमें क्या दिया, ये रहा, देखो 18 माइनस 2x, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x। तो जब मैंने पुट किया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, माइनस 2x को वहाँ पे भेज दो, तो 18 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को यहाँ पर ले लो, तो 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, हमारे x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 9 आ गया, एक और मार्क्स मिलेगा हम लोगों को। फिर बोला है कि एफ डैश क्यू इज लेस देन 0 इफ एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डिमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ आर, हमें बताना है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या है वो लिखनी है। तो वेरी सिंपल, x की वैल्यू कितनी मिली 9, और x किसको माना गया था, देखो x माना गया था लेंथ को, तो लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, लेंथ कितना मिल गया 9 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितना मिलेगा, ब्रेथ को क्या माना था हमने, y माना था। अब इस बात को समझो, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 हमें फॉर्मूला मिला था, x की वैल्यू 9 आ चुकी है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, 9 को वहाँ पर भेज दो तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9, यानी y भी कितना हो जाएगा 9, तो y यानी ब्रेथ भी कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सिंपल है, आसान है, समझ गया तुम लोगों को। ये ज़्यादा कचरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक बार एक छोटा सा रिकैप कराता हूँ। x और y दिया था, लेंथ और ब्रेथ माना, x प्लस वाई कितना होगा पूछा, तो हमने निकाला पूरा रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर, मतलब 2x और 2y को जोड़ के 36 सेंटीमीटर है, x और y को जोड़ के 18 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने बोला था, नॉर्मल हमें आता है, हमने कर दिया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू कैसे आती है, इसी को 0 पुट करके, तो ये इक्वल्स टू 0, इसको इधर उधर किया, x की वैल्यू मिल गई 9। ठीक है, फिर हमें बोला लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइनल बताओ, तो हमें पता चल चुका है x की वैल्यू 9 है, लेंथ की वैल्यू
कितनी है 9 सेंटीमीटर। उसी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, y की वैल्यू भी कितनी मिल गई 9 सेंटीमीटर, हमने वहाँ पे लिख दिया। समझ में आया तुम लोगों को? आसान है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये रहा मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक। और यहाँ पे देखो ना, अ रॉड ऑफ 108 मीटर लॉन्ग बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था। फिर भी मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ क्योंकि वो एक एक्टिविटी था। हम लोग क्या करेंगे, देखो सिर्फ नंबर बदल दिया है। यहाँ पे 36 सेंटीमीटर की जगह 108 मीटर है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 108 मीटर लॉन्ग हमारा रेक्टेंगल, हम लिखते हैं लेट, रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना है ना, यानी लेंथ और ब्रेथ। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की, एक्स और वाई। तो अब हमें पता है कि देयरफॉर 2x और 2y को जोड़ के कितना आ जाएगा 108। क्यों? क्योंकि पूरा रेक्टेंगल एक वायर से बना है, उसमें 2 बार x और 2 बार y है, तो पूरा जोड़ के 108 मीटर का वो पूरा वायर था। ठीक है, 2 को कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 108। 2 को वहाँ पे भेजा तो 108 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 54। सिंपल। अब y की वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो मैं x को वहाँ पे भेज दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 54 माइनस एक्स, ये हमें y मिल गया। ठीक है, अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, हमारा फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखते हैं नाउ फंक्शन, बोला है एरिया इज मैक्सिमम, तो फंक्शन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फंक्शन क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ x को माना था, ब्रेथ y को माना था। x ठीक है, y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 54 माइनस एक्स। ठीक है, x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 54 में तो कितना आ जाएगा 54x, एक बार x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। ये लो तुम्हारा फंक्शन बन के रेडी है। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल्स टू 54 x के साथ है, तो 54 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता है 2x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 54 वन सा 54 माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव हमें मिल गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव x, 54 कॉन्स्टेंट अकेला, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 2x के साथ है तो 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता है, 2 1 2 और माइनस है तो -2 रहेगा। हो गया, हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग करते हैं, हम लोग लिखते हैं पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो f डैश x किधर है, ये रहा 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2x को वहाँ पे भेजो तो 54 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को यहाँ पर ले लो तो 54 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 54, 2 को कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 27। ले लो, x की वैल्यू मिल गई 27। अब सिंपली हमें आंसर तो मिल चुका है, x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल जाएगी, वही तो बताना था, लेकिन हमें लोगों को बताना पड़ेगा वो मैक्सिमा मिनिमा करके। तो हम लोग इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इन डबल डेरिवेटिव, तो पुट x इक्वल्स टू 27 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई हुई थी। ठीक है, यही आई थी ना -2, हाँ -2 आई हुई थी। अब इसमें पुट कर दो f डबल डेरिवेटिव x की जगह कितना 27 इज इक्वल्स टू -2, और -2 मतलब क्या हुआ, वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है अटेन्स मैक्सिमा। वो किसको अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा को। क्वेश्चन में बोला था प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। हम फाइनली आंसर लिखेंगे कि लेंथ x सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, कितना निकला अपना आंसर x का 27, तो 27 मीटर, मीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ तो आंसर भी मीटर में आएगा। जो ब्रेथ है वो y है, y का फॉर्मूला कितना आया था हम लोगों को 54 माइनस एक्स, तो 54 माइनस एक्स की वैल्यू 27, यानी कि 27
मीटर। लो हम लोगों को हमारे डायमेंशंस मिल गए। सिंपल आसान था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? लिखा है कि द टोटल कॉस्ट, देखो यहाँ पे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट इतनी है, प्राइस पर यूनिट इतना है, फॉर हाउ मैनी यूनिट्स द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ये सेम क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं पीछे, याद करो। कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू पूछे थे, अभी पीछे सॉल्व किया था। ठीक है, तुम रिवाइंड करके देख लेना, यही सेम क्वेश्चन था। मे बी एक दो नंबर बदल सकते हैं, मुझे तो वो भी सेम ही लग रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक। क्या दिया है? मार्च 2024 का क्वेश्चन है। लिखा डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस बार फंक्शन ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, वो भी कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक मिनिमम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ना। फंक्शन ऑलरेडी दिया तो मेहनत नहीं करनी है, सीधे लिखो गिवन फंक्शन। क्या गिवन है? 2x³ -21x² प्लस 36x -20। पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अरे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? f'(x). 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x³ के साथ है। x³ का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 3x²। 21 इसके साथ है इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x। 36 इसके साथ है इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे, 36x का डेरिवेटिव 1। 20 कांस्टेंट अकेला तो डेरिवेटिव 0, सिंपल। तो f'(x) इज इक्वल्स टू 2 3 = 6x², 21 2 = 42x, 36 1 = 36। 0 का कोई सेंस नहीं बनता है, सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। 6 इसके साथ है इसलिए 6 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x। 42 इसके साथ है इसलिए एज इट इज x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। 36 कांस्टेंट है और अकेला इसलिए डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, सिंपल। तो f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 6 2 = 12x माइनस 42 1 = 42। सिंपल, ये हमारा निकल गया डबल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे? सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ पुट f'(x) इज इक्वल्स टू 0। f'(x) इज इक्वल्स टू 0, तो कहाँ पर है f'(x)? ये रहा, ये पूरा 0 पुट हो जाएगा। 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसमें से x की वैल्यू नहीं निकलेगी, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन फैक्टराइज करने से पहले देखो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। अब मुझे दिख रहा है, देखो ये भी 6 के टेबल का, ये भी 6 के टेबल का, ये भी 6 के टेबल का, मतलब मैं 6 सब में से कॉमन ले सकता हूँ। तो 6 को कॉमन ले लो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो 6 को कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा x²। 6 7 = 42 तो 7x, 6 6 = 36 तो 36 इक्वल्स टू 0। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दूंगा तो जाके क्या हो जाएगा? 0 के साथ गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है और यहाँ पर क्या है? 6 है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 1 = 6, वो भी कैसे? +6 आएगा। 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर +6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -7 आ जाए। तो सबसे बेटर लग रहा है 6 1 = 6, 6 1 = 6। मल्टीप्लाई करके देखो 6 आ रहा, लेकिन ऐड करने पे 6 + 1 7 +7 आएगा, हमें -7 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर भी माइनस लिख देते, इधर भी माइनस लिख देते। अब देखो -6 -1 ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 = 6 और माइनस माइनस प्लस तो +6 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x², अब इस 7x को हटा के -6x - 1x, तो -6x - 1x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं फटाफट। पहले तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो अंदर x² में से x गया तो x बचा, 6x में से x चला गया तो 6 बचा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो 1 ले लेते हैं। जब कुछ नहीं रहता है तो 1, और अंदर x + 6 लिखा था वो तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन समझो प्लस था, अब ये ब्रैकेट बन चुका है और बाहर माइनस है, तो बाहर जैसे माइनस हो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, तो +6 क्या बन जाएगा? -6 इक्वल्स टू 0। ये भी x - 6, ये भी x - 6, तो एक ब्रैकेट में x - 6, एक ब्रैकेट में बचेगा x - 1
इक्वल्स टू 0, तो एक बार x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर एक बार मैं बोल सकता हूँ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में लिखा था कि हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, लेकिन हम लोगों को x की दो वैल्यूज मिल गई। तो अब मुझे नहीं पता है ना कि x की वैल्यू 1 डालने पर मिनिमम होगा या फिर x की वैल्यू 6 डालने पर, किस में मिनिमा अटेन होने वाला है, किस में मैक्सिमा अटेन होने वाला है। तो हमें वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग वही वाला टेस्ट करेंगे, मिनिमा मैक्सिमा वाला। तो हम लोग लिखेंगे पुट एक एक करके, एक बार 6 x इक्वल्स टू 6 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, इसके अंदर पुट करेंगे। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना आया था हमारा, वो कितना आया था 12x माइनस 42। तो लिख देते हैं इसमें कितना 12x माइनस 42। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करें हम लोग 6, तो 12 x की जगह 6 माइनस 42। तो f डबल डेरिवेटिव 12 6 से कितना हो जाएगा 72 माइनस 42, तो 72 माइनस 42 कितना हो जाता है 30 हो जाएगा। और अब मुझे पता चल चुका है कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। 30 इज अ पॉजिटिव नंबर ना, तो ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है इसीलिए हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या अटेन कर रहा होगा, मिनिमा। फंक्शन अटेन्स मिनिमा, मतलब हमें पता चल गया कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है वह x इक्वल टू 6 पे होने वाली है। ऐसे ही अगर हम गलती से पहले x इक्वल टू 1 पुट करते, मान लो 1 इधर आया होता 6 उधर आया होता, हम लोग पहले 1 पुट करते तो शायद हमारा आंसर ये जो आता वो नेगेटिव आता, माइनस में आता। तो हम लोग लिखते लेस देन 0 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर नंबर है उस पर मिनिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली है। अभी हमारी नसीब अच्छी थी, डायरेक्टली पहले वाले पे मिल गया, इसी पे मिनिमम अटेन हो रहा है। तो अब एक चीज़ को समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। x की वैल्यू नहीं बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन ये है, x की वैल्यू मिनिमम कौन सी है, मतलब मिनिमा वाली कौन सी मिल गई, तो उसको जैसे इसमें पुट करेंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको याद कर लो, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, नहीं याद होगा मुझे, देखते एक बार चेक कर लेंगे लिख के। गिवन 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, ऐसा कुछ तो था, 2x क्यूब था, इतना कंफर्म है, माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, हाँ वेरी गुड, ये माइनस प्लस माइनस 21 36 20, सही है सही है। तो माइनस प्लस माइनस 20 ये ऐसे था। तो अब इसमें पुट करो, f की जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे 6, 2 यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 21, 6 का स्क्वायर प्लस 36, x की जगह 6 माइनस 20। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 21 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, 36 6 216 माइनस 20, ठीक है। चलो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 200 का डबल 400, 16 का डबल 32, तो 432। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तो ऐसे नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। 6 1 6, 6 2 12, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो 656 कितना आ जाएगा 656, ये 216 माइनस 20। कभी भी अगर ऐसा मिले तुम लोगों को तो यार है ना, पहले जो दो प्लस वाले होंगे, मतलब जितने भी प्लस वाले होंगे उनको ऐड करके अलग से रख लो, माइनस वालों को ऐड करके अलग से रख लो। तो मुझे दिख रहा है प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। 432 216, तो 2 + 6 8, 4 प्लस ये तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 648 आएगा। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे आएगा 648। अब माइनस वालों को लिखते हैं। माइनस में कौन कौन है 656 और 20, तो ऐड करो 676, तो माइनस 676। अब माइनस कर लो, तो उल्टा माइनस कर लेते पहले, क्योंकि बड़ा नंबर 676 है ना। तो देखो 86 में से 8 जाने वाला नहीं है, तो कैरी ले लो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, तो 28 इज़ द आंसर। लेकिन बड़ा नंबर ये है, माइनस में था तो आंसर इज़ -28, ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, एंड दैट वाज इट, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ से अगेन अ सेम क्वेश्चन, तुम लोगों को अगर पता हो तो वही, मेटल वायर 36 सेंटीमीटर बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। देख रहे हो
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन देखो टॉपिक चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज करने से पहले कुछ मेरे कंक्लूजन्स है, कुछ एनालिसिस है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो कहाँ से चालू हुआ मैक्सिमा मिनिमा, उस पर चलते हैं हम लोग। यहाँ से, यहाँ पर देखो, अच्छा इसको तो नहीं देखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आता है मैक्सिमा मिनिमा से, नंबर था 20, अब बोला इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पता है कब होगा, जब 20 को तुम सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो 20 को सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब 10 और 10। इसीलिए जब तुमने आंसर देखा तो आंसर क्या आ गया, 10 और 10। ऐसे अगर तुम लोग अगले क्वेश्चन पे चलोगे तो यहाँ पर एरिया मैक्सिमम करने बोला था। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ के 18 आ रहा है, तो इक्वली डिवाइड करोगे तो 9 और 9, इसलिए आंसर इज 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर सेम वही रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था, तो टोटल जो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के आ रहा था 54 था। मैक्सिमम कब होगा, जब इक्वली डिवाइड करोगे, तो 27, तो आंसर इज 27 एंड 27। ऐसे ही यहाँ पर ठीक है, ये तो क्वेश्चन कॉस्ट वाला है, हाँ ये वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर देखो 36 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता चल गया पूरा रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर का, तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करने पर मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 मुझे ऑलरेडी पता है, तो तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाता है इससे, तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता होगा, तुम्हें बस सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला टॉपिक है एक्चुअली ये, तो टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स वाले टर्म्स अब हम लोग यूज़ करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो जरा ध्यान से। फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। मार्च 2020 का क्वेश्चन है। एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है, एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है, जिसको अच्छा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आगे लिखा है एक्सपेंडिचर फंक्शन यानी ईसी हम लोगों को दिया हुआ है और बोला है उसकी इनकम है आई। एक्सपेंडिचर फंक्शन ई, इनकम आई, और ये पूरा एक्सपेंडिचर फंक्शन लिखकर दे दिया है। आई की वैल्यू भी गिवन है 1000। अब जिसको नहीं पता मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन चारों का फुल फॉर्म क्या है, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। एम मतलब मार्जिनल, ए मतलब एवरेज, पीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पीएस प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये हमारा फुल फॉर्म से इन सबके, इन चारों के हमारे पास फॉर्मूले हैं, बस वो फॉर्मूले लगाने होते हैं, वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूले अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। तो 4 फॉर्मूले, पहले किधर बताऊँ, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इधर ऊपर मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इज एपीसी पढ़ लेते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज देखो हम खुद बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन दिया है उसको उसी के जो वेरिएबल है उससे डिवाइड कर दो, वो एवरेज होता है। तो मुझे पता है यहाँ पे फंक्शन मुझे कौन सा दिया, एक्सपेंडिचर फंक्शन, तो ईसी। अब इसको डिवाइड किससे करूँगा, ईसी का जो वेरिएबल है तो इसका वेरिएबल कौन सा है, आई है, तो इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, आई से। मिल गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर हमें एपीएस का फॉर्मूला चाहिए। अब तो जब एपीएस निकालना है तो तुम सिंपली निकालोगे 1 माइनस एपीसी। कैसे निकाल लोगे, 1 माइनस एपीसी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं, एमपीसी की बात करते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल वर्ड जहां पर भी दिखे समझ जाओ डेरिवेटिव लगेंगे। मार्जिनल डिमांड का डेरिवेटिव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एक्सपेंडिचर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ईसी हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ पर आई गिवन है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई, तो डी अपॉन में डी है। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला। और फोर्थ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1 माइनस एमपीसी, सिंपल, ठीक है। अब तुम मुझसे बोलोगे सर ये कंज्यूम वाला जो है सी वाला, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, फिर इसकी वैल्यू का यूज करके एपीएस निकाला।
ऐसे कंज्यूम वाले में फॉर्मूला लगाए, फिर इसकी वैल्यू का यूज़ करके सेव वाला निकाला। कंज्यूम वाले के फॉर्मूले दिए गए हैं, सेव वाला हम लोग कंज्यूम का यूज़ करके निकाल रहे हैं। तो यार वेरी सिंपल ना। मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपये अगर मैं तुम्हें दूँ कि ये तुम्हारी इनकम है, तो अब तुम कितना बचाओगे तो इसी बात पे डिपेंड करता है ना कि तुम कितना खर्च करोगे। तो तुम पहले खर्च कर लो, कंज्यूम कर लो, उसके बाद जो बच गया वो तुम्हारा सेविंग्स है। तो पहले कंज्यूम निकाल लो, मतलब कितना खर्च किया वो निकाल लो, जो बचेगा वो सेविंग। कंजम्पशन निकाल लो, जो बचेगा वो सेविंग। समझ में आया? ऐसे, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनाता है बात, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, सेंस बनाता है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था, यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि कंजम्पशन निकालेंगे तो सेविंग अपने आप पता चल जाएगी, कंजम्पशन निकालेंगे तो सेविंग अपने आप पता चल जाएगी। ये मैंने जो फ्लो बताया तुम लोगों को 4 फॉर्मूले का, इसी फ्लो में लगाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला APC का, तो विच इज़ EC अपॉन में I। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। तो EC इज़ दिस 0.0003 I का स्क्वायर प्लस 0.075 I, ठीक है। हाँ, I बाहर है ब्रैकेट के, ओके। तो I, अब पूरे को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? I से। 2 तरीके, या तो I को सेपरेट कर दो दोनों के साथ और कैंसल आउट करो दोनों जगह पे, या तो दोनों में से I को कॉमन लेके काट दो, तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो दोनों में से I कॉमन आ गया और नीचे का I कट गया, ठीक है। तो डायरेक्टली बचेगा क्या वो लिखता हूँ, तो 0.003 I स्क्वायर था ना, एक I इसके साथ कट गया तो I बचा, और यहाँ पे क्या आ गया 0.075, क्योंकि एक I इसके साथ कट गया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बच गया। अब इसमें I की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो I की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही, 0.0003। I की वैल्यू इज़ गिवन 1000, तो I की वैल्यू 1000 प्लस 0.075। अब जब 1000 मल्टीप्लाई होता है तो 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर वुड बी 0.3 प्लस 0.075, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.375। ये मिल गया हमें हमारा APC। सिंपल था, आसान था एकदम, ठीक है। अब APS निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लाइंस मिले सॉल्व करने के लिए। सेकेंड APS निकालते हैं। तो APS इज़ बेसिकली 1 माइनस APC। तो 1 माइनस 0.0375, इट इज़ 0.375 है, तो 0.375 0.625 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा APS, सिंपल है। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग MPC, मार्जिनल कंजम्पशन। तो EC का डेरिवेटिव लेंगे D/DI। तो चलो EC का डेरिवेटिव लेते हैं। EC किधर है? ये रहा EC। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये नंबर I स्क्वायर के साथ है, तो ये तो एज इट इज आएगा, और I स्क्वायर का डेरिवेटिव 2I आ जाएगा। ये नंबर I के साथ है तो ये तो एज इट इज आएगा, I का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो सिंपल आंसर वुड बी 0.0033 I स्क्वायर का डेरिवेटिव 2I प्लस 0.075 I का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब एक बार डेरिवेटिव हो चुका है तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं I की। तो देखो पहले मल्टीप्लाई हो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.0006 I, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा 0.075। अब I की वैल्यू पुट कर दो, तो 0.0006 1000 I की वैल्यू प्लस 0.075। 1000 मल्टीप्लाई होगा, 3 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, आ जाएगा 0.6, उधर 0.075। आंसर वुड बी 0.675। दिस इज माई MPC। अब जैसे ये मिल गया मैं MPS निकाल लूँगा। MPS क्या है? 1 माइनस MPC, तो इट इज़ 1 माइनस 0.675, इट वुड बी 0.325। ये हमारा MPS आ गया। सिंपल है, आसान है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना आसान था, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टॉपिक से और सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हो, वही सेम क्वेश्चन दे दिया एक एक्टिविटी के अंदर। तो नाउ मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है कैसे सॉल्व करना है। हमने पहले APC निकाला था तो ऐसे निकाल के लिख दो, फिर हमने APS भी निकाल लिया था, लिख दो, फिर हमने MPC MPS निकाल लिया था, निकालो, लिख दो, खत्म हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन एक MCQ है। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो डिमांड जो होगा
वो क्या होगा, कांस्टेंट, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, अब इलास्टिक क्या होगा। तो वेरी सिंपल यार, वन का मतलब ही होता है यूनिट, वन को बोलते ही है यूनिट, एकता, यूनिटी, एक यानी यूनिट। तो सिंपल ढूंढो कहाँ पे यूनिट दिख रहा है, ये रहा, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, सिंपल था, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, अगेन सेम क्वेश्चन, नंबर तक नहीं बदल रहे हैं लोग, वही क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। देख रहे हो एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू इसके 0 और 1 के बीच में है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग उसको लिखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड। क्या लिखते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा एक पूरा ऑब्जर्वेशन का लिस्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर भी, डाइजेस्ट के अंदर भी, सोल्यूशन के अंदर, हर जगह दिया हुआ है, तो तुम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। और मैंने भी अपनी वीडियो 1 शॉट में बताया था कि क्या वैल्यू रहेगी तो क्या लिखा जाता है। तो दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अगला है, अगेन देखो इक्वल्स टू 1 लिखा है तो यूनिटरी इलास्टिक हो गया हमारा काम। नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द डिमांड फंक्शन इज, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, बोला फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईटा की वैल्यू निकालनी है, P इज इक्वल्स टू 4 दिया है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि सिंपल है इसलिए पढ़ के जाना, क्योंकि क्या पता पूछ ले, क्योंकि पूछा जा चुका है। तो देखो करते क्या है, हमें बोला फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको डिनोट किया जाता है इससे, इसका फॉर्मूला होता है -P/d और डेरिवेटिव ऑफ डिमांड यानी dd/dp। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या मालूम है, एक एक करके इस फॉर्मूले के सारे वैल्यूज निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। तो हम लोग लिखते हैं गिवन, ये रहा डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, d इज इक्वल्स टू P+6/P-3। ठीक है, दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग, एक चीज़ कर लेते पहले, अपने को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए ऐसे। ठीक है, हाँ, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं p, क्योंकि p है इस साइड, यहाँ पर भी देखो d/dp आया है, तो p के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये d/dp आ जाएगा किसके साथ, डिमांड के साथ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u/v रूल लग जाएगा। डेरिवेटिव में अपॉन आता है तो u/v रूल लगता है, पता होना चाहिए तुम्हें। तो नीचे वाला फंक्शन u/v रूल क्या है, v डेरिवेटिव u, यानी नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला फंक्शन, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन डेरिवेटिव नीचे वाला फंक्शन, ऐसे ही होता है। और पूरे के अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी P-3 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमारे पास बचेगा dd/dp इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करते तो p का डेरिवेटिव 1, 6 कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 ही बचेगा, p+6। और यहाँ पर देखो p का डेरिवेटिव 1, 3 का कांस्टेंट है तो 0, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 1 ही बचेगा। और अपॉन में P-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, तो उसको एज इट इज रहने दो। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और तो आ जाएगा dd/dp इज इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, तो P-3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा P+6। लेकिन रिमेंबर माइनस के बाद आया था, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, सिंपल। और अपॉन में ये जो है वही रहेगा P-3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है ये P और ये -P कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा dd/dp इज इक्वल्स टू -3 -6 यानी -9 अपॉन में P-3 का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया हमारा डिमांड का डेरिवेटिव। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ना उस फॉर्मूले के अंदर, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं और एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -P/d इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विच इज़ -P को P रहने दो, P की वैल्यू हमें गिवन है लेकिन हम बाद में पुट करेंगे, अपॉन में डिमांड का पूरा फॉर्मूला है हमें गिवन, तो वही पूरा पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था, P+6 अपॉन में P-3, ये फॉर्मूला था ना, तो ये पूरा डिमांड का फॉर्मूला पुट कर दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, देखो ये निकली वैल्यू, पुट कर दो P-3 का होल स्क्वायर। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखो ये P-3 है, डिवाइड हो रहा है,
और इसके न्यूमरेटर में देखो, वो देखो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लायर, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, इसके लिए तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा माइनस पी अपॉन में पी प्लस 6, ये तो कट गया। यहाँ पे बचेगा माइनस, नहीं देखो स्क्वायर था तो एक p माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा। अब करो वैल्यू पुट, p की वैल्यू कितनी गिवन थी 4, तो हम लोग पुट करते 4, तो -4 अपॉन में p प्लस 4 यानी 4 प्लस 6 इंटू -9 4 p माइनस 3 यानी 4 माइनस 3, तो -4 4 प्लस 6 कितना हो जाता है 10, -9 4 माइनस 3 कितना हो जाता है 1, मल्टीप्लाई करो 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन में 10 1 जा 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिलेगा हम लोगों को 3.6 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया तुम लोगों को? सिंपल था क्वेश्चन, आसान था एकदम, चिंदी सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगा के तुम्हें सॉल्व करना और वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इज अगेन वही सेम क्वेश्चन विथ डिफरेंट नंबर्स। देखो नंबर बदल दिए, इस बार 0.006 0.003 दिए, ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, अच्छा कुछ और भी अलग करके दिया है लगता है, नहीं कुछ नहीं अलग किया। देखो इनकम इज 200, आई की वैल्यू 200, वही सब निकालना है। देखो बोला जा रहा है कि फाइंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एपीसी निकालो, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी निकालो। देखो एपीसी एमपीसी, फिर बोला ऑल्सो फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एमपीएस निकालो। सिर्फ एक कोई चीज़ मिसिंग है, कौन सी मिसिंग है, एपीएस निकालने नहीं बोला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, निकालना तो तुम्हें फॉर्मूला लगा कि 2 की वैल्यू निकालनी हो, 3 की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, ये तुम खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन इज, हाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है पर इसमें भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या दिया है, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 40, आरएम की वैल्यू गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू 40, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा की वैल्यू दे दी है 5 और रेवेन्यू एवरेज, तो देन द एवरेज रेवेन्यू, तो आरए की क्या वैल्यू होगी हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो आरए का ना एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला बस हमें लगाना और हमें अपने आप ही अपने एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज़ आरएम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, और एक ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 अपॉन ईटा, ईटा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में आरएम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू दी हुई है, ईटा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया, देखो ना यहाँ पे लिखा था मार्जिनल रेवेन्यू 40, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये 40 है, 1 - 1 अपॉन ईटा की वैल्यू कितनी है 5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 5 1 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर 4 आएगा नीचे 5 आ जाएगा, तो 40 ब्रैकेट में 4 अपॉन में 5, इसको अगर मैं कैंसल आउट करूँ तो मुझे मिलेगा 5 8 जा 40, बचा 8 और 4, 8 4 जा 32, तो हम लोगों को मिल गया हमारा एवरेज रेवेन्यू इज 32। आरए की वैल्यू कितनी आ गई 32। और बस इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस पिछले 5 साल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स के खत्म होते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ 2025 जहां पर हम लोग 2025 के पेपर्स को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। 2025 में हमने 2 पेपर मैंने तुम्हें बताया था, एक फैब और एक जुलाई में हुआ है, तो अभी हम लोग फैब वाला पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स का। क्या लिखा हुआ है, लिखा द एवरेज रेवेन्यू RA इज 50, RA की वैल्यू 50 दी गई है, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू 50 दी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RA इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। आगे बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईटा इज 5। फिर मुझे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मुझे बताओ। देखो मार्जिनल रेवेन्यू डैश दिया, मतलब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में पीछे तुम्हें सॉल्व कराया था। फॉर्मूला क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सबकी। तो मुझे आरएम फाइंड करना है, तो आरएम को एज इट इज रहने दो। आरए मुझे दिया हुआ है 50, ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा कितना दिया है 5। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 5 अपॉन में 5, ठीक है। उसको अगर मैं सॉल्व और आगे करूँ तो 50, 5 - 1 कितना होता है 4 और अपॉन में कितना दिया 5। मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, देखो ना 5 और 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ऊपर बचता है 10 और 4, 10 4 जा कितना होता है 40। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू
40, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसी सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना। इसी में देखो 3 इसमें वेरिएबल्स हैं, जिसमें से 2 की वैल्यू दी होती, तीसरा में निकालना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर MPC, MPS, APC, APS। ये सेम क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था और भी पेपर्स में पूछा गया था। तुम वीडियो में पीछे जाओगे तो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व करा है, ठीक है, वहाँ से रेफर कर लेना। इसमें नंबर्स भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो, हाँ ये कुछ अलग क्वेश्चन आया है जो अभी तक मैंने तुम्हें सॉल्व नहीं करा, मतलब 2020 से 2024 के बीच में ऐसा कोई पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था। क्या दिया हुआ है, डिवाइड द नंबर 84, ये एक्टिविटी है, डिवाइड द नंबर 84 इंटू 2 पार्ट्स। 84 जो नंबर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। पहला काम तो ये बोला, और फिर बोला कि सच दैट कि इनका प्रोडक्ट ऑफ 1 पार्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन देखने में भला तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं, ध्यान से देखना। पहले क्या बोला कि जो नंबर 84 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। किसी भी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल होता है, एक पार्ट को x माना जाता है, दूसरा पार्ट हो जाएगा 84 माइनस x। अगर नंबर 24 दिया होता तो x 24 माइनस x, 16 दिया होता है x 16 माइनस x, यही 2 पार्ट निकल कर आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा भी है, एक्टिविटी है, पहले से लिख कर दिया है, लेट 1 पार्ट बी x देन द अदर पार्ट विल बी 84 माइनस x, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। फिर फंक्शन क्या आएगा मेरा, देखो फंक्शन वो होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर मुझे बोलता है कि मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। मैक्सिमम क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, इनटू। तो मुझे इनटू करना है, किसको इनटू करना है सर जी लिखा है 1 पार्ट, एक पार्ट कौन है मेरा x, तो x को इनटू करना है, किस में इनटू करना है, स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ, दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, उसने बोला एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, जिसमें एक पार्ट का स्क्वायर होगा, ठीक है, किसी भी एक पार्ट का, मुझे बताया नहीं, बोला 1 पार्ट और अदर पार्ट। तो 1 पार्ट अदर पार्ट में x कौन सा है, 84 माइनस x कौन सा है, हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू, एक पार्ट लिख देंगे हम लोग 84 माइनस x और स्क्वायर कर देंगे x का, एक पार्ट और दूसरे पार्ट का प्रोडक्ट, और जिसमें से एक का स्क्वायर कर दिया। वेरी सिंपल। अगर तुम इसको ऐसा लिखो fx इज इक्वल्स टू x को स्क्वायर, सॉरी x इंटू 84 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या गलत है, नहीं ये भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया किसका स्क्वायर करना है किसका नहीं करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमने कर दिया, ये मेरा fx आ गया। चलो ये पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये इसका डेरिवेटिव निकाल दिया है, जो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी निकला हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, इधर क्या दिया हुआ है। इधर देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिया है, ये 0 है, दिस इज 0, जिसमें लिखा है 3x और 56 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हें पता है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक बार तो 3x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 56 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये 3x में 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे भेजोगे डिवाइड होगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड होकर 0 ही आता है, तो x इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस एक्स को उधर भेज दो तो x इज इक्वल्स टू 56 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ मिल रही है, 0 और 56, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 56, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर देखो f डबल डेरिवेटिव निकालना है, ये मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में हम लोग करते थे, डबल डेरिवेटिव निकालते थे, ब्ला ब्ला। हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं ज़रा। यहाँ पर देख रहे हो x इक्वल टू 0 के लिए मुझे पूरा सॉल्व करके दिया है, मुझे उसी को देखकर x इक्वल टू 56 वाला पार्ट जो है उसको फिलअप करना है, जो कि बहुत सिंपल है यार, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 0 वाले को कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, पुट कर दी किसमें, डबल डेरिवेटिव में। कहाँ पे पुट किया, डबल डेरिवेटिव में, और उसको सॉल्व करके आंसर लिखा। मैं भी यहाँ पर वही करूँगा, मैं 56 पुट करूँगा डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव कहाँ पर है, देखते हैं। डबल डेरिवेटिव देखो ये रहा, देख रहे हो, f डबल डेरिवेटिव x, तो मैं भी इसमें पुट कर दूंगा f डबल डेरिवेटिव x, क्या दिया है 168 माइनस 6x, तो 168 माइनस 6x की वैल्यू मैं क्या पुट करने वाला हूँ 56,
पुट करो 168 माइनस 6 6 36, 3 यहाँ 6 5 336 आएगा। इन दोनों को माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 336 माइनस 168, 8 आ जाएगा, ये 16, ये 8, ये 2 हो चुका था, अब ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, ये 2 के में से 1 गया, 168 माइनस 168 कितना आ जाएगा माइनस 168, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 56 पुट कर दी और मुझे मिला माइनस 168। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 168, जो कि लेस देन 0 है। ऑब्वियस ही बात है, लेस देन 0 है, माइनस 168 निगेटिव है। तो मैं आगे जाता हूँ और आगे सीधे आंसर लिखा हुआ है कि 2 पार्ट्स की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है, 2 पार्ट्स हमने क्या माना था, हमने माना था x और फिर 84 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0 मिली या फिर 56 मिली, 2 वैल्यू मिली थी ना। आंसर में कौन सा आएगा वो सोचो, खुद सोचो। हमें क्या बोला था, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम किधर आया है, 0 पे क्या आया, मिनिमम आया। तो 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैक्सिमम इधर आया, देखो 56 डालने पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम आया था। तो मेरे x की वैल्यू 56 है, तो एक आंसर आ जाएगा 56। और दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर वुड बी 84 माइनस एक्स। 84 माइनस एक्स कितना होता है, 84 माइनस 56, माइनस करके देखो ना कितना होगा, 84 माइनस 56, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 7 में से 28 हो जाएगा। तो अदर आंसर इज 28 एंड क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए, छोटा सा रिकैप देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये पूरा कचरा अब मैं हटा देता हूँ, तो छोटा सा रिकैप देता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ उन पार्ट्स को देखना स्टार्ट किया जो हमारे काम का है, जहाँ पे हमें फिलअप करना है। और याद रखना, एक्टिविटी कैसे सॉल्व की जाती है, बिल्कुल सेम लिखना होता है, जहाँ पर बॉक्स है उसमें आंसर डालना होता है बस, और कुछ भी अदर सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ बॉक्स में जो वैल्यू आने वाली है वो डाल दो, मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो एक पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 84 माइनस एक्स, दूसरा पार्ट x और उसका स्क्वायर, खत्म। ये हो गया मेरा पहले वाले बॉक्स का आंसर। यहाँ पर हमने दोनों को सॉल्व किया, देखा एक x इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक x इक्वल टू 56 आ जाएगा। 0 इसने ऑलरेडी पुट किया था और वहाँ पर फंक्शन अटेन कर रहा था मिनिमम वैल्यू, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं थी, क्वेश्चन मैक्सिमम का। तो इसने 56 दिया, मैंने 56 पुट करके देखा, किधर पुट किया, डबल डेरिवेटिव में, ये वाले फंक्शन के अंदर इसमें। तो जब इसमें 56 पुट किया, आंसर आया माइनस 168 विच इज़ लेस देन 0, और फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ये मुझे चाहिए था। आंसर लिखना है, आंसर कहाँ से आएगा, मैक्सिमम वाले से। मैक्सिमम यहाँ पर x की वैल्यू 56, तो एक पार्ट 56 है, दूसरा पार्ट क्या है, तो एक पार्ट x है, दूसरा 84 माइनस एक्स। 84 माइनस 56 क्या, तो कितना आ गया, 28। क्वेश्चन खत्म। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 4 जगह पे बॉक्सेस थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो। यहाँ पर देखो क्या दिया है, एवरेज रेवेन्यू इज 45, एवरेज रेवेन्यू RA 45 दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, ईटा 3 दिया हुआ है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी RM मुझे निकालना है। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे किया था। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, RM इज इक्वल्स टू RA ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। करो, RM इज इक्वल्स टू RA कितना दिया, 45, 1 माइनस 1 अपॉन ईटा इज 3, तो 45 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 1 अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, तो 45 3 माइनस 1 2, काटो 3 से, 3 1 3 3 5 15, तो ऊपर बचा 15 और 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। आंसर कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पर, 30। वेरी सिंपल, इसीलिए बोला ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पेपर है पता है, ये पेपर है जुलाई 2025 का, इसमें भी सेम क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, देखो MPC MPS APC APS सेम वाला क्वेश्चन जो पिछले मैंने बताया था, बिल्कुल नंबर भी नहीं बदल के देते, वही सेम क्वेश्चन उठा के दे देते। तो वही जो पीछे सॉल्व करवाया है, जो अभी वापस से फरवरी में भी आया था, वापस जुलाई में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। तो पूरा सॉल्व किया है, मैं सिर्फ उतना पार्ट सॉल्व कर रहा था जहाँ पे हमें बॉक्स फिलअप करना है।
तो बॉक्स कहाँ फिलअप करना है, देखो इधर पे मेरी ये वैल्यू आई थी, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, तो वही मुझे पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, x ग्रेटर देन 8 लिखूंगा कि x ग्रेटर देन -3 लिखूंगा। तो ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना। ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग फंक्शन के दो केसेस बनते हैं। केस 1 जो बनता है उसमें दोनों ग्रेटर देन होते हैं, केस 2 जो बनता है उसमें दोनों लेस देन होते हैं। और मैं एकदम सिंपल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, दोनों ग्रेटर में से बिगर वैल्यू जो होगी वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, दोनों लेस में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नंबर लाइन बनाकर तुम सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, सिंपल याद रखो, दोनों ग्रेटर में बिगर वैल्यू, दोनों स्मॉल में स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ग्रेटर में बिगर वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, आंसर यहाँ पर 8 आ गया। स्मॉलर में छोटी वैल्यू कौन सी है -3, तो -3 आ गया। वेरी इजी, आसान है। अब यहाँ पर ये कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। मैंने बोला x इज लेस देन -3, x -3 से छोटा है, छोटा -3 से छोटा मतलब क्या, -2, -1, 0, सॉरी वो तो बड़ा कर रहा हूँ मैं, -3 से छोटा क्या, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, कितना छोटा करोगे, कोई लिमिट नहीं है। तो हम जाएंगे -∞ तक। तो ये जो पहला वाला लिखा है ना -∞, यहाँ पर आएगा -3, -3 से कम करते करते -∞ जाना है। ठीक है, दूसरा x ग्रेटर देन 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहाँ जाके रुकोगे, इन्फिनिटी पे। तो हमें 8 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी जाना, -3 से पीछे जाना है इन्फिनिटी तक, 8 से आगे जाना है इन्फिनिटी तक। समझ में आया तुम लोगों को, बहुत सिंपल था। ठीक है, हो गया काम खत्म, 4 मार्क्स मिल गया इतना करने का। ठीक है, और बस इसी के साथ हमारे सारे PYQ के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई हो और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर 2026 में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये वीडियो में जब तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।